साल 2025 पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से एक बेहद अहम साल रहा। बाजार ने भले ही पैसा ना बना के दिया हो, खासतौर से इक्विटी में, लेकिन बाकी एसेट क्लास और स्पेशली सोने चांदी में जमकर पैसा बना। इक्विटी स्कीम्स में पैसा आने में कहीं कोई कमी नहीं रही। देश के निवेशकों ने दिल खोलकर और खजाना खोलकर म्यूचुअल फंड्स को पैसा दिया और एफआईज की सेलिंग के सामने भी हमारे लोकल फंड्स ने जमकर मुकाबला किया। 80 लाख करोड़ से पार निकल चुकी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि ये मुश्किल भरा साल जो अब खत्म होने जा रहा है, जहां कमाना काफ़ी मुश्किल था, कैपिटल बचाना ज़्यादा एक उद्देश्य था, क्या 2026 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए और आपके पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिहाज से क्या एक बेहतर साल साबित हो सकता है? जी हाँ, इसी पर हम आज अपना विशेष शो करने जा रहे हैं और 3 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो देश के 3 सबसे बड़े दिग्गज पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त फिरोज अजीज साहब, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ से, पूजा भिंडे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पूनम रुंगटा जी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2026 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पहले तो आप तीनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ आप अपने लिए भी और अपने सारे जितने आपको सुनने देखने वाले फॉलो करने वाले दर्शक हैं और आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब के लिए सब भर भर के बहुत सारा पैसा बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं। लेकिन शुरुआत इसी बात से करता हूँ कि पैसा बनेगा कहाँ, क्योंकि आमतौर पर आप जो अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाने की बात करें तो मैं आपसे सीधा स्ट्रेट सवाल ये पूछता हूँ कि 4 एसेट क्लास देता हूँ आपको, इक्विटी, फिक्स इनकम यानी डेट, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर और चौथा आपका रियल इस्टेट। तो इस क्रम में आपको बताना है कि 2026 की सबसे ज़्यादा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कहाँ पैसा बनेगा? फिर उससे शुरुआत आप ही कीजिए। अनिल सर, मेरे हिसाब से इक्विटी नंबर 1। इक्विटी क्या है, एक सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे हाँ, मौके पे बिल्कुल, जहाँ एक बिल्कुल, साल बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ है तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। बट इक्विटी एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखो, इक्विटी में 2300 है। इक्विटी एक मात्र, गोल्ड एक ही है, सिल्वर एक ही है, रियल एस्टेट वैरायटी है। राइट। इक्विटी की जो वैरायटी है ना, वो बहुत डाइवर्जेंट होती है। तो इक्विटी में पैसा बनेगा। अब उसमें रणनीति की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब गोल्ड में रणनीति यही होगी ना यार, एंटर करूं ना करूं, कब बेचूं कब खरीदूं, क्या बेचूं खरीदूं, 22 कैरेट 24 कैरेट और क्या वैरायटी हो गई आपकी। राइट। सो इक्विटी पैसा बनाएगा। सेंसिबल जो आप सीख लेके जाएंगे उससे अगर सीख का पालन करेंगे तो इक्विटी में पैसा बनेगा। सेकंड, रियल एस्टेट में भी पैसा बनेगा अगर आप बॉटम अप रियल एस्टेट देखते हो तो। तीसरा मेरे हिसाब से गोल्ड में बनेगा। डेट तो मुझे पसंद है ही नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जी, बिल्कुल, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। 6-7% ही बनाना तो खर्च कर दें, रख के क्यों स्टोर कर दें। मेरा तो ये मान। क्या बढ़िया आइडिया है, 6-7 ही बनाना तो खर्च कर ले, ज़्यादा बढ़िया। पूनम जी, आपको क्या लगता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी और सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। तो जैसे आप जो 4 जेनरिक एसेट क्लासेस हैं वही है, चाहे मार्केट चले नहीं चले वही है। जैसे फिरोज सर ने कहा, इक्विटी ही एक ऐसा रूट है जिसमें हमें सभी को, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत कन्विक्शन है कि लॉन्ग टर्म में पैसा इक्विटी में ही बनेगा जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में अगर आपने इन्फ्लेशन के रेट को सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करके उसमें रणनीति सही लगाई तो आपका उसमें पैसा बनेगा। बट एट द सेम टाइम हम एक जेनरिक डिस्कशन नहीं कर सकते कि कहाँ पैसा बनेगा। अब इन्वेस्टर की खुद का प्रोफाइल देखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो अगले साल में किस प्रोफाइल में है। अगर समझो उसकी प्रोफाइल चेंज हो रही है, वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजुअली सबकी प्लानिंग अलग अलग होगी। इंडिविजुअल प्लानिंग हम वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की तरह है कि किसी भी एज ग्रुप का हो उसके लिए वही पोर्टफोलियो। तो हम उसी एंगल से ये समझना चाहते हैं कि कौन सी एसेट क्लास पैसा बढ़िया बनाकर दे सकती है सबसे ज़्यादा। So definitely in the same order as Firoz sir said that equity तो है ही, और equity in a way core product है भी। उसमें बहुत सारा कुछ आप सेक्टर्स और लार्ज कैप मिड कैप सभी तरीके से उसको। नंबर 2 मैं उससे भी आऊँगा, मेरी पूरी प्लानिंग है आगे, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप सब आगे सवाल तैयार है।
आप पहले के एक बार मुझे एसेट क्लास बताइए, नंबर 2 कौन सा होगा? मुझे नंबर 2 नेचुरली अभी गोल्ड की तरफ, गोल्ड एंड सिल्वर यानी प्रेशियस मेटल्स। ओके। नंबर 3 जो रीट्स के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं टैक्सेशन में, रियल एस्टेट में, आई थिंक दैट कैन बी वेरी प्रोग्रेसिव अगले साल के लिए। उसमें एक रेवोल्यूशन हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह निफ्टी में इंक्लूड करने की बात हो रही है, उसमें जब अगर बाइंग ज़्यादा होगी तो नोशनल वैल्यूज बढ़ेंगी और उसमें पैसा बनेगा। तो रीट्स मुझे लग रहा है नंबर 3 ले सकते हैं, और डेट तो डेट है ही, उसमें तो और कम रिटर्न आने की गुंजाइश है। परफेक्ट। पूजा जी, आपकी प्रिफर्ड चॉइस नंबर 1 to नंबर 4? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग अस ऑन द शो एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको। मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 1 साल ने इतना तो बता दिया कि इक्विटी ने डेट जितना रिटर्न दिया, हाँ। ठीक है, और गोल्ड सिल्वर ने इक्विटी से को भी बीट करने वाला रिटर्न दिया, तो काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत सारा रीबैलेंस कर लिया है। सो अगर हम 2026 को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मुझे भी समझ के चलनी है, या हर इंसान के लिए ये सिद्ध होना चाहिए कि दाल चावल तो इक्विटी ही है। उससे आपको डेली स्टेबल नहीं जाना है, आपको इक्विटी, आपका दाल चावल जो मेन आपका फूड होना चाहिए, जो घर का खाना हम कहते हैं, वो आप इक्विटी को ही आप उसको कोर रखें, ठीक है। प्रोपोर्शन वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे सब कह रहे हैं कि आपका गोल एंड ऑल दैट, बट इक्विटी ऑब्वियसली 50% मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का इक्विटी में होना चाहिए। मुझे लगता है पहले हम कहते थे 10 से 15% गोल्ड, बट अभी मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सो नॉट ओनली गोल्ड, आई थिंक सिल्वर ऑल्सो। भले ही आप गोल्ड को 10% दे दें, सिल्वर को 5% दे दें, तो 15% दोनों मिला के 15% से 20% तक मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर होना चाहिए पोर्टफोलियो में। एंड उसके बाद मुझे लगता है ऑब्वियसली रीट्स, क्योंकि रीट्स का जिस तरीके से हमने पिछले साल भी देखा अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट, एंड डेट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट ईयर वाज गुड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे जा रही है और नीचे जा सकती है, लेकिन आज भी जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनको वो फिक्स्ड इनकम से जो अच्छा एक कंफर्ट मिलता है, तो मेरे हिसाब से उनको एफडी से निकल के डेट म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना जरूरी है। सो आई वुड से डेट म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में 10% to 15% रखना जरूरी है। तो चलिए, चारों एसेट क्लास में पैसा होना जरूरी है, एक्सेप्ट फिरोज सर को इक्विटी ही ज़्यादा पसंद। तो फिर फिरोज सर यहीं से शुरुआत करते हैं, इक्विटी से। इक्विटी में कौन सी स्कीम्स आपको लगता है जो सबसे बेहतरीन रहेगी 2026 के लिहाज से, राइट फ्रॉम लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, व्हाटएवर? तो आपकी या तो अगर कोई एक चॉइस है तो वो कौन सा हो सकता है, या एक या 2-3 चॉइस में अगर आप लगना चाहें? करेक्ट। तो आंकड़ों के आधार पर अगर मैं 11 कैटेगरीज को अरेंज करूँ, और 2-3 कैटेगरीज हैं, बट हम 11 पे फोकस करते हैं। करेक्ट। वो 11 में हम ये देखते हैं कि कितनी स्कीमें निफ्टी और NSE 500 को बीट करती हैं, और अगर चेक करती हैं तो कितनी मात्रा में करती हैं। इस आधार पे मल्टी कैप बीट्स हैंड्स डाउन। उसकी अगर 100 स्कीमें हैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो 70% स्कीमें बीट करती हैं, और बीट भी करती हैं तो 5% से बीट करती हैं। तो आपको वहां जाना है जहां मेवा है, राइट। आपको निफ्टी, सो आई वुड से मल्टी कैप वुड बी माय बेस्ट बेट, राइट। कैनरा मल्टी कैप एक छोटा स्कीम है, ठीक है। श्री दत्ता उनके जो CIO हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हर सेगमेंट की पकड़ रखते हैं मेरे हिसाब से, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में 250 कंपनियां, उसमें चूज करने में दिक्कत होती है, तो उसके बॉटम अप पिकिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, स्पेशली साइडवेज मूवमेंट। तो मल्टी कैप वुड बी द फर्स्ट कैटेगरी। आपको दूसरी अगर कैटेगरी चाहिए तो फ्लेक्सी कैप ही है, राइट। HDFC फ्लेक्सी कैप जो बहुत बड़ी स्कीम है, मैं हमेशा ये सोचता था, मैं कितना गलत था कि भाई इतनी बड़ी स्कीम होने के बाद कोई निफ्टी को बीट नहीं कर पाएगा। चिराग सेतलवाड़ ने चाटा लगा दिया मेरे मुंह पे कि यार ये बड़ी स्कीमों से कुछ नहीं होने वाला, राइट। वो मिड कैप में भी वही साबित किया उन्होंने, स्मॉल कैप में साबित किया। वो CIO है, ऑफ कोर्स रुचि जैन ने अभी रिजाइन किया है, अमित गनात्रा माइट बी टेकिंग ओवर, तो फंड मैनेजर चेंज है, बट आई थिंक क्योंकि जो CIO 20 साल से है, इसीलिए मैं उसको अभी भी कंटिन्यू करूंगा। करेक्ट, ओके। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप 2 स्कीम्स ज़्यादा पसंद है। पूजा जी, आपकी पसंद की बताइए। जी बिल्कुल अनिल जी, मेरे लिए भी सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप का फिलहाल जो वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, सो मल्टी कैप में आपको मिनिमम 25% तीनों कैप मिल जाएंगे, लार्ज, मिड, स्मॉल, बराबर। सो डेफिनेटली अगर आप नए निवेशक हैं, अगर आपको SIP स्टेप अप भी करनी है, तो मल्टी कैप को चूज करें आपके पोर्टफोलियो में, जिसमें निपॉन मल्टी कैप है या वाइट ओक मल्टी कैप है, इन दोनों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। अगेन मेरे लिए फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं SIP
फिगर्स भी देख रही थी जो एम्फी डेटा के हिसाब से, मंथली जो 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक है उसमें से 8,000 करोड़ केवल फ्लेक्सी कैप से आ रहा है, और मिड एंड स्मॉल कैप का इंडिविजुअली 4,000, मतलब उनका मिला के 8,000 करोड़ आ रहा है। सो इन्वेस्टर्स को भी फ्लेक्सी कैप के ऊपर एक काफी ज्यादा भरोसा है कि ज्यादातर लार्ज कैप, बट थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना हिंट टिंच ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप। सो फ्लेक्सी कैप में अगेन ऑब्वियसली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफी एक बड़ा फंड हो चुका है। मेरे लिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप भी उतना ही फेवरेट है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को एक डिफरेंट एंगल दे सकता है। इनफैक्ट इस पूरे साल में अगर हमने देखा तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर एट द सेम टाइम कैश में सही समय पे रहना बोथ प्रूव्ड बेटर देन अदर फंड्स। सो मेरे हिसाब से अगेन मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप एक इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एक थर्ड कैटेगरी जिसमें आप लार्ज एंड मिड कैप जिसमें आप लार्ज कैप ऑब्वियसली, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड्स में आप बने रहें तो बेटर है, सेफ बेट है। एंड मिड कैप ऑल्सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2026 में मिड कैप को हम देख सकते हैं अच्छा प्रदर्शन देते हुए। ठीक बात है। सो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप मेरे हिसाब से एक बेटर बेट है। लेकिन एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी अनिल जी कि जो लोगों की ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनको कंटिन्यू करना जरूरी है, क्योंकि वो चीज को स्टॉप करके दूसरा एसआईपी ना वो तो सही बात। ये तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि 2026 में कहाँ बेहतर हो सकता है। पूनम जी आपकी चॉइस बताएं इक्विटीज के लिए। सो लाइक एवरीवन यूनिवर्स में जो फ्लेक्सी कैप का जो फ्लेवर आ गया है, नंबर 1 फॉर मी फ्लेक्सी कैप, और उसमें मैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को बहुत प्रेफर्ड मानती हूँ, क्योंकि उसके अंदर लार्ज मिड स्मॉल सब कुछ मिल जाएगा। वो तो है ही, साथ में इंटरनेशनल एक्सपोजर और रीट्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर किसी को एक ही निवेश से सारा एक्सपोजर चाहिए तो आई थिंक पराग पारेख इज द फंड वेयर द फंड मैनेजर बहुत एक्टिवली कैश कॉल्स भी लेते हैं, और रीट्स में भी, और इंटरनेशनल है ही जो पहले से चला आया है। सो अगर सब कुछ चाहिए जो आपने 4 एसेट्स की बात की, वो चारों इसमें हमेशा इन गुड एलोकेशन एज पर द मार्केट्स मिल जाएंगे। मल्टी एसेट के लिए कौन से फंड्स आप बताएंगे? सो आई वुड प्रेफर ICICI मल्टी एसेट फंड और मे बी DSP मल्टी एसेट, जिसमें रीट्स अभी से इंक्लूडेड है। सो जिन फंड्स में ऑलरेडी इस साल में ही रीट्स का एक्सपोजर, आई थिंक वो आगे चल के जो 1 जनवरी से नए रूल्स लागू होने वाले हैं और जुलाई में जो निफ्टी में इंक्लूड होने वाला है रीट्स, उसका बेनिफिट्स हैंड्स ऑन मिलेगा जो ऑलरेडी रीट्स में है। ओके अब पूजा जी डेट फंड पे आपसे राय लेना चाहूँगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग, लॉन्ग शॉर्ट, ये वो, एक साल जिस किसी को भी नया पैसा लगाना है डेट फंड में, आइडियली ये मान के चलें कि सबका लॉन्ग टर्म होराइजन हो सकता है या जो भी है, आपको लगता है कि टाइम और इसके हिसाब से बेस्ट डेट फंड स्कीम्स कौन सी हो सकती है इस साल की? मेरे हिसाब से डेट फंड्स का चुनाव ना टैक्सेशन के हिसाब से एक बार करें ना, तो अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स अगर 1 साल के अंदर आपका टाइम होराइजन है तो, और 2 साल तक रुक सकते हैं, तो इनकम प्लस आर्बिट्राज जो कैटेगरी है वो अच्छी साबित होती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन अगर हम देखें तो। बाकी अगर आपका टैक्सेशन हाई नहीं है तो आप लो ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म डेट या तो फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का चुनाव कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 1 to 3 इयर्स के हिसाब से। ओके तो ये आपके लिए बेस्ट, अगर 1 साल तक का व्यू है कि 2026 में पैसा लगाएं तो फिर आर्बिट्राज बेहतर है। आप तो स्किप करेंगे? शॉर्ट टर्म पैसा होता है, कभी बिल्डरों को पैसा देना होता है, मेरे क्लाइंटों को तो रखता हूँ डेट में। लॉन्ग टर्म पैसे के लिए पाप है, ये मेरा मानना है। शॉर्ट टर्म में फिर आप आर्बिट्राज में डालते हैं? शॉर्ट टर्म में अगर आर्बिट्राज में डालता हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म पैसा आप छोटी टैक्स ब्रैकेट में है तो मैं तो कहता हूँ FD कराओ। ठीक बात है, क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस मिलते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड लेके मेरे पास ऑलरेडी मैं छोटी ब्रैकेट में हूँ, वहाँ 50 पैसा एक्स्ट्रा लेके मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, स्पेशली व्हेन देयर इज अ गारंटी ऑन अ कमर्शियल बैंक। आई थिंक दैट वही मैं करता हूँ। लाइफ को सिंपल रखें, डेट फंड रिटेलर के लिए है ही नहीं अगर उसकी टैक्स ब्रैकेट ब्रीच नहीं हो रही, राइट? तो दैट्स वन। और इनकम प्लस आर्बिट्राज जैसे पूजा मैडम ने कहा, बहुत बेहतरीन विकल्प है। 2 साल का व्यू है, 2 साल का व्यू है तो इतना अच्छा विकल्प है, इट्स अनबिलीवेबल। टैक्स डिफरेंशियल, आई एम श्योर कभी ना कभी ये भी प्लग हो जाएगा। सेक्शन 50AA आया था तो उसका इंडस्ट्री ने एक जुगाड़, एज यू कॉल इट, निकाला है। तो टिल जब तक चल रहा है हाँ, तब तक बटोरो। ठीक बात है। पूनम जी आपकी पसंद बताएं। सो अगेन डेट में अभी क्योंकि FD और डेट का टैक्सेशन सेम कर दिया, बेनिफिट्स उठा लिए गए, तो मुझे लगता है जैसे
दोनों पूजा जी और फिरोज जी ने बताया वो, प्लस यू कैन ऑल्सो लुक एट इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड, हाँ जी, तो उसमें इक्विटी का कम पोर्शन है, 25% इक्विटी है खाली, और आर्बिट्राज है उसके अंदर। सो टैक्सेशन कम्स वेरी कंफर्टेबल एज एन इक्विटी ओनली। तो टैक्सेशन हमें कम रखना है इसमें हमारा। कोई स्कीम आप बताएंगे कौन सी पसंद है आपको? सो इक्विटी सेविंग स्कीम्स में मुझे आदित्य बिरला की इक्विटी सेविंग स्कीम्स अच्छी लगती है, और आप कोटक की इक्विटी सेविंग्स फंड्स भी देख सकते कौन हैं। सा? कोटक इक्विटी की, सेविंग्स ओके, फंड। सो इनमें मोर देन 65%, क्योंकि आर्बिट्राज इक्विटी की कैटेगरी में आता है, प्लस इक्विटी 25% है, तो उसको 65% उस कैटेगरी में रख के उसका टैक्सेशन बहुत इक्विटी की तरफ करने से बहुत लुभावना हो गया है उसके अंदर। सो मुझे अगर जैसे फिरोज जी ने कहा, मुझे एफडी में इक्विटी करना पसंद नहीं है, बट अगर किसी का 1 या 2 साल का है तो आई थिंक दिस गिव्स अ बेटर रिटर्न। पूजा जी, आपकी कोई पसंद का आर्बिट्राज, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड अगर आप कोई स्कीम बताना चाहें? आई थिंक उसमें मुझे ऐसे कुछ ये नहीं ये है, सब बट आप लग- HDFC देख सकते हैं, आप कोटक देख सकते हैं, और आप बंधन देख सकते हैं। डेट फंड्स में मुझे कोटक, बंधन EMC में भी अच्छा ठीक खासा। बात है। आइए अब थोड़ा सेक्टरल फंड्स की तरफ बढ़ते हैं, थीमेटिक फंड्स, क्योंकि जिन लोगों को लगाना है सब अपनी अपनी रिस्क समझते हैं सेक्टरल फंड्स में पैसा लगाने का। तो कौन से सेक्टरल फंड्स आपको पसंद है फिरोज? अनिल साहब, मेरे हिसाब से कोई भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ऐसा सेक्टर फंड डालना है जिसको निकालने की जरूरत इतनी ना पड़े। ओके, जैसे अब IT सेक्टर भाग गया, राइट, थोड़ा सा। सो ऐसे सबसे स्टेबल सेक्टर के बदले थीम में जाओ तो कंजम्पशन के जो 27 फंड हैं उसमें अगर आप कंजम्पशन फंड को चूज करेंगे, वो उसमें आप 2-3 साल तक टिके रह सकते हैं, क्योंकि हर साल आपके 1 साल मैंने तो टैक्स लग जाएगी शॉर्ट ना वो तो मान के चले 2-3 साल 2-3 आपको साल हाँ। मिनिमम डालने हैं। तो सेक्टर को चूज करना है तो रोटेशन करने की कम क्षमता होगी। कंजम्पशन के सेक्टर फंड्स हैं, HDFC का कंजम्पशन सेक्टर फंड है, उसको आप चूज कर सकते हैं। अब साइडवेज मूवमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कंजम्पशन में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, बॉटम अप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना जब सब दौड़ रहा है, सब गिर रहा है, टॉप डाउन में चल जाता है Correct. कि भाई ये नहीं गिरेगा, ये सेक्टर नहीं गिरेगा। सो आई पर्सनली थिंक कंजम्पशन, एक ही सेक्टर बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई 3 साल कोई रहे तो निफ्टी को 3-4% से हाँ, कॉम्पाउंडेड साल भले हम 2026 की बात करें, 2026 में पैसा लगाने की बात है। पैसा तो जब कमाने में समय लगेगा, ऐसा ना कि सब सारा पैसा 2026 में इनमें आ जाने वाला है। पूजा जी, आप बताइए। देखिए अनिल जी, सेक्टर वाइज अगर मैं देखूँ ना, मुझे ऐसे लगता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स भी और कम हो सकते हैं या स्टेबलाइज हो सकते हैं, बट स्टिल बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर नंबर 1, नंबर 2 जैसे फिरोज जी ने कहा कंजम्पशन, एंड नंबर 3 मुझे लगता है कि जो हम EV और AI और जो टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं मोमेंटम को, अगर एक हाथ ऐसे फंड्स देखें ना म्यूचुअल फंड यूनिवर्स में, तो ICICI का एक डाइवर्सिफाइड ऑल कैप फंड है, अच्छा, जिसमें आपको ज़्यादातर सेक्टोरल फंड्स का मिश्रण मिलेगा, एंड उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग फाइनेंस शायद कम भी मिलेगा, क्योंकि वो आपको दूसरे काफ़ी फंड्स में मिल जाता है। और DSP का भी एक वैल्यू फंड है, जिसमें अगर अगेन आपको बैंकिंग फाइनेंस थोड़ा कम मिलेगा, बाकी के सेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सेक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेने से ज़्यादा अगर हम एक इस तरीके से डाइवर्सिफाइड ऑल कैप वाले फंड्स में डालें, तो वो फंड मैनेजर का जो एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सेक्टर वो मोमेंटम के लिए वो बेटर होगा फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। परफेक्ट। तो ये आपके लिए ICICI डाइवर्सिफाइड ऑल कैप फंड और DSP वैल्यू फंड 2 हो सकते हैं। जी जी, एक क्लैरिफाई कर देता हूँ, HDFC में भी 2 कंजम्पशन फंड है, अच्छा, नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन फंड की बात Okay, है। कंजम्पशन में सीमेंट भी आ गया, राइट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन सिक्लिकल का एक स्पेसिफिक फंड। ओके, ठीक बात है। पूनम जी, आप बताइए आपकी पसंद के थीमेटिक फंड्स। सो आई विल गो विथ फिरोज इन दिस। मुझे कंजम्पशन सेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें हर तरह के इट्स अ बिग ब्रॉड, वेरी ब्रॉड, जिसमें आपको ट्रैवल भी आ जाता है, होटल इंडस्ट्री भी आ जाती है, FMCG भी आ जाता है, सभी को इसका इतना बड़ा सेक्टर होने से, और जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, जो हमारी 140 करोड़ जनता है, उसकी कंजम्पशन स्टोरी कंटिन्यूस है। जो न्यू एज जेनजीज और जो नए यंग पीपल हैं, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री हो रही है या उनका द वे दे स्पेंड मनी, वो सभी कुछ कंजम्पशन में आता है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन सेक्टर फॉर अ लॉन्गर टर्म, यानी आप 3 से 4 साल अगर चलें तो कंजम्पशन इज माय। स्कीम्स आपको पसंद है इसमें? सो अभी जो एक्सिस कंजम्पशन फंड है, आई हैव माई कन्विक्शन ऑन दिस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से स्टॉक्स फिक्स हो रहे हैं, सो वी कैन गो। अच्छा, अभी आप के लिए मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो कि एक स्पेशल फंड आपको कोई बताना है
2026 के लिए आपको लगता है कि मैं अपना पर्सनल पैसा इस फंड में लगाऊंगा, आपकी रिस्क लेने की ताकत, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी वो मेरे साथ मैच करे। मैं खाली आपकी पर्सनल चॉइस जानना चाहता हूँ कि आप किस फंड में पैसा लगाएंगे। और दूसरा फिर ये कि हमारे जो दर्शक हैं, जो पर्सनल फाइनेंस वाले म्यूचुअल फंड वाले दर्शक हैं, उनके लिए क्या कुछ 2026 के गुरु मंत्र या सीख या कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? तो पहले शुरुआत एक स्पेशल फंड से करते हैं। अनिल सर, मेरा स्पेशल फंड होगा जो मेरे अभी मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है, बंधन लार्ज एंड मिड कैप। अच्छा। ऑफ कोर्स मनीष गुनवानी जो निपॉन में थे वो मूव Yes. कर चुके हैं। बंधन लार्ज एंड मिड कैप इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में आए हैं, तो एक फ्रेशनेस है, नया कैश डालने के लिए तैयार हूँ। और 2026 में आई वुड से ये फंड में मैं अपना पैसा तो लगा ही रहा हूँ, जहाँ बोलता हूँ 14 स्कीम में पूरे में है, एक मात्रा में इसमें अभी डलेगा। अच्छा। तो इट्स नॉट लाइक 4 साल पहले डाला था, इसे अभी डल रहा है, तो दैट्स द वन फंड। मुश्किल समय में थोड़ा सा हिम्मत करके पैसा लगाएं, ये आपके लिए टिप है। पूजा जी? मेरे हिसाब से मुझे फ़िलहाल जो मार्केट दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक मल्टी कैप फंड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सो उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप पे मैं बेट कर रही हूँ फिलहाल। अगेन लॉन्ग टर्म होराइजन। और एक और कैटेगरी मुझे लगता है होना चाहिए जो मल्टी एसेट कैटेगरी है, क्योंकि अनिल जी उसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर, रीट्स और कमोडिटीज़, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही अच्छी खासी मात्रा में वो आ जाता है। सो मुझे एक वो बोलते हैं ना ब्रॉड मार्केट का पूरा मिश्रण एक फंड में, मल्टी एसेट। सो उसमें मल्टी एसेट में आप अगेन निपॉन इंडिया मल्टी एसेट चूज कर सकते हैं, तो फिर कोटक मल्टी एसेट भी चूज कर सकते हैं। ओके, ये दो आपको पसंद है मल्टी एसेट में। अनिल सर, मैं बटन करना चाहूँगा सिल्वर पे। ओके, सिल्वर मेरे हिसाब से अभी तक एसेट क्लास की क्वालिफिकेशन नहीं होती। अब आइए, अब दाम की वजह से आई है सर। एक साल पहले मैं आनंद राठी में मुझे 13 साल हुए, जब ज्वाइन किया ना, तब से लेके 6-8 महीने, एक साल पहले तक नेगेटिव रिटर्न थी। लोग भूल जाते हैं 6 महीने की $27 पर ट्रॉय आउंस था, आज 69-70 टच किया, इर्द गिर्द घूम रहा है 70 के। तो अब अगर ये प्राइस 35-38 चली गई थी 2011-12 में जब मैंने, अगर कोई भी एसेट अगर आपको 13 साल नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है और एक साल में अगर आप वो 13 साल भूल सकते हैं, तो वो ना करें। और सिल्वर दूसरा एक ऐसा एनिमल है जिसमें ETF में 18% की प्रीमियम थी, आज 2% की है। सिल्वर एक मेरे किसी ने दोस्त ने खरीदा था, 24% सिल्वर ऊपर गई है, ETF गया है 4% ऊपर। ये लोगों को तपास करनी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा, थोड़ी एनालिटिक्स करनी पड़ेगी, फिर उसको आप अडॉप्ट करें। वो ना अडॉप्ट करें ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत और मैथ करना है rather than just the price movement over the last 6 months। तो जरूरी नहीं कि जितनी प्राइस मूवमेंट हो वैसे ही रिटर्न आप बना लें। 24 में से 4 ही मिले सर। हाँ, सोचिए, उसने सोचा थोड़ा ना होगा। बट आप देख लीजिए 2 महीने पहले की बात है, अभी वापस ये हुआ। करेक्ट। वो देख के फिर उसको एनालाइज करके इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक बात। पूनम जी, आपकी चॉइसेस बताइए। सो फॉर द न्यू ईयर अनिल जी, मैं थोड़ी सी पर्सनल मेरी चॉइस फेवरेट नहीं, पर्सनल वाली चाहिए आपकी। मैं एबेकस फ्लेक्सी कैप के साथ जाऊंगी। यस, सो सुनील सिंघानिया की जो स्ट्रैटेजी पास्ट में रही है और जिस तरह से उन्होंने रिटर्न्स बना के दिए हैं, अब रिटेल इन्वेस्टर को मौका मिला है उनके साथ डायरेक्ट जुड़ने का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रिलायंस ग्रोथ का जो उन्होंने ग्रोथ किया वो हमारे सामने, निपॉन का जो स्मॉल कैप का उन्होंने जो ग्रोथ करके दिया। सो अब जब वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए हैं और रिटेल इन्वेस्टर को ये मौका मिलेगा उनसे छोटे छोटे अमाउंट के साथ जुड़ने का, बिकॉज अभी तक वो पिछले 7-8 साल से मुझे लग रहा है PMS और AIF में थे। सो मैं वो फंड में जुड़ना चाहूँगी फॉर अ लॉन्ग टर्म। और जो आप लेसन हमारे या कोई एक बड़ा गुरु मंत्र दर्शकों के लिए? मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा लेसन आफ्टर सीइंग ऑल द वोलेटिलिटी और जिस तरह से हम मैच्योर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है हर निवेशक को एक एडवाइज़र, एक वित्तीय सलाहकार के साथ जुड़ के अपने सारे फैसले लेने चाहिए, ना कि वो एक जैसे फिरोज सर ने अभी सिल्वर के बारे में इतनी अच्छी बात बताई और हम फोमो में जुड़ के कि अरे ये बढ़ रहा है हम इसमें नहीं है, फोमो में ना पड़े और एक सलाहकार के साथ जुड़ के अपने पर्सनल गोल्स के बारे में डिस्कस करके अपनी एज और अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही एक पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें या रीबैलेंस करें। राय देते रहते हैं हम जिंदगी भर, लेकिन कभी कभी राय लेनी भी चाहिए, एडवाइजर जरूरी है, राइट। तो ये गुरु मंत्र दिया है पूनम जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, फिरोज सर और पूजा जी, आप सबका।
आज इस खास शो में साथ देने के लिए। आई एम श्योर जितने हमारे पर्सनल फाइनेंस के दर्शक हैं, जितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले दर्शक हैं, आज का शो उनके लिए बहुत मतलब एकदम वो कहना चाहिए ना, ज्ञान तो है ही, डायरेक्शन तो है ही, लेकिन एक्शनेबल भी है कि अगर आपको पैसा लगाना है तो आप अपने आप को पहचान लें कि आपको किस एसेट क्लास में कितना लगाना है। उसके बाद में आपके सामने स्कीम्स भी हैं जो आप अपनी मर्जी से पसंद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का आज हमारे साथ देने के लिए। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।